हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डॉम मैनिपुलेशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉम क्या होता है, डॉम कैसे काम करता है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझेंगे डॉम से रिलेटेड। और अगर आपको याद हो तो वैसे तो हमने डॉम की बेसिक चीज़ें समझ ली थी लेक्चर 4 के अंदर। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली उसी का रिकैप देने वाला हूँ और साथ में हम उसके मैनिपुलेशन के तरीके सीखेंगे, क्योंकि यार जावास्क्रिप्ट तो अब खत्म हो चुकी है। हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं जावास्क्रिप्ट के। तो अब हम देखेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS का क्या रिलेशन होता है ना। तो और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि यार वही मेन चीज़ है जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं HTML CSS को। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। और यार मैं 2 वीडियोज़ बनाने वाला हूँ इसके लिए। तो पहला वीडियो ये रहेगा जिसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स बताऊँगा डॉम के, जिसको यूज़ करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। दूसरा वीडियो जो है उसके अंदर हम बेसिकली यार कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर चैप्टर के नेम हम ऐड कर सकते हैं। तो ये कोर्स का पेज समझ लो आप, जिसके अंदर आप अलग अलग चैप्टर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर 2 और ऐड, तो वो ऐड हो रहा है। फिर चैप्टर 3 ऐड, तो वो ऐड हो रहा है। तो कुछ इस टाइप का हम फीचर बनाएंगे और इस सेम प्रोजेक्ट को आप अलग अलग नाम भी दे सकते हो, है ना। तो जैसे कि मान लो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर हम अलग अलग टास्क को ऐड करते हैं। सेम चीज़ें हो रही है यहाँ पे, है ना। आप टास्क का नाम लिखिए, ऐड दबाइए, वो ऐड हो जाएगा। रिमूव कीजिए तो वो रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली आप शॉपिंग लिस्ट होती है, तो उसके अंदर अलग अलग हमारी लिस्ट में आइटम्स होती है, तो आप उसको आइटम मान सकते हो। हमारा कार्ट हो सकता है, तो कार्ट के अंदर आप अलग अलग आइटम्स को ऐड करते हो। तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर जो दिखाने का तरीका होगा, जो UI होगा, वो हल्का बहुत चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम क्या सीखने वाले हैं। और उसके बाद में मैं एक और प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ जो कि काफ़ी आसान है। इसके अंदर बेसिकली आपको एक बल्ब दिख रहा है और जैसे ही यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा टर्न ऑफ, तो ये बल्ब बंद हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि ये जो इमेज है वो चेंज हो रही है। एक मैंने इमेज रखी है बल्ब बंद की, और एक रखी है बल्ब जो हमारा चालू हुआ है, और मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो काफ़ी आसान है ये सारी चीज़ें करना, और ये सारी चीज़ें हम यार इस वीडियो में सीखेंगे और अगले वीडियो में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन करके देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो यार मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ HTML का, कैसा हमको डॉम ट्री दिखता है, कैसा HTML का रिप्रेजेंटेशन होता है डॉम के अंदर। ठीक है, और साथ में मैं कुछ टर्म्स के साथ भी इंट्रोड्यूस करूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको याद कुछ नहीं करना है, फिर से मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ यार, एक ही चीज़ याद नहीं करना है, हमको समझना है। समझ लिया एक बार हमने, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके उस सेम चीज़ को पढ़िए, आपको इजीली याद भी आ जाएगी और इजीली आप जैसे जैसे यूज़ करोगे खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पर HTML का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ डॉम का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा HTML, और यहाँ पर आप बॉयलर प्लेट कोड का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि अगर आपको याद है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क बनाते हैं। जैसे एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे हम एक्सक्लेमेशन करते हैं तो हमारा जो पूरा जो HTML का बॉयलर प्लेट है वो दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम HTML का बॉयलर प्लेट नहीं यूज़ करते हैं, हम खुद से कोड लिखेंगे और फिर मैं आपको साथ में रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर HTML टैग को हमको यूज़ करना है। तो HTML टैग हम यूज़ करते हैं, तो इस टैग को हम कहेंगे रूट एलिमेंट। अब ये रूट एलिमेंट क्या है और एलिमेंट क्या होता है। अब यार HTML के जितने भी यहाँ पर टैग्स हैं ना, उनको हम कहेंगे एलिमेंट नोड। डॉम के अंदर जितने भी टैग्स या फिर जो भी आप अपने HTML के अंदर लिख रहे हो, वो सारी चीज एक नोड होती है। अब नोड क्या हो सकती है, नोड हमारा टैग हो सकते हैं। नोड क्या हो सकती है, नोड हमारा टेक्स्ट नोड हो सकता है, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी 2 टैग के बीच में, है ना, तो वो भी एक नोड हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें कमेंट की, तो कमेंट भी एक नोड है। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको अभी रियल वर्ल्ड मतलब एक बार यूज़ करके भी दिखाऊंगा, बट पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है डॉम का। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले है हमारा HTML। और HTML क्या है, HTML हमारा रूट नोड है, एलिमेंट नोड है। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखते हैं तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर और 2 उसके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो HTML नोड है उसी से कनेक्टेड 2 और नोड बन रही है, और उन नोड का नाम बेसिकली हम उसको बोलेंगे कि वो HTML का चाइल्ड है। तो यहाँ पर चाइल्ड नोड्स में मैं बना देता हूँ 2 और नोड, एक हो जाएगी हमारी हेड और दूसरी हो जाएगी हमारी बॉडी, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेड और यहाँ पर हम लिखते हैं बॉडी। ठीक है, तो ये 2 हमारी नोड है।
अब इसके अंदर भी आप हेड के अलग अलग चाइल्ड बना सकते हो। तो पहले तो मैं यहाँ पे हेड टैग लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और इस हेड टैग के अंदर हम टाइटल लिखेंगे। ठीक है, मैं टाइटल टैग लिख देता हूँ, और टाइटल के अंदर जो भी आप वर्ड्स में लिखोगे ना वो एक टेक्स्ट नोड कहलाएगी। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ डॉम मैनिपुलेशन, जो कि हमारे आज का टॉपिक है। तो ये मैंने लिखा, और मैं इसका आउटपुट भी यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट नोड कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हेड है उसी के अंदर हमने एक चाइल्ड बनाया है ना। उस चाइल्ड का नाम क्या है? चाइल्ड का नाम है हमारा टाइटल, और जो टाइटल है उसके अंदर एक और नोड है जो कि है टेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ये जो टाइटल है उसके अंदर नोड है टेक्स्ट की, और इसके अंदर हमने लिखा है डॉम, सॉरी मेरी राइटिंग यार बहुत ही गंदी आती है ये आईपैड पे, बट कोई बात नहीं, डॉम मैनिपुलेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डॉट डॉट लगा देते हैं। तो आप समझ गए ना किस हिसाब से हमारा ट्री रिप्रेजेंटेशन दिखता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है, डिसेंडेंट नोड्स क्या होती है। तो ये जो HTML है उसके अंदर जितनी भी अलग अलग नोड्स बनने वाली है वो सारी नोड्स डिसेंडेंट है HTML की। आई होप आपको क्लियर हो गया डिसेंडेंट नोड क्या है ना। और एक और चीज होती है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है यार हमारे भाई बहन। तो जो भी एलिमेंट्स एक साथ है, मतलब जो भी एलिमेंट्स एक ही पेरेंट के चिल्ड्रन है, वो सारे सिबलिंग्स होते हैं। समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बॉडी बना देते हैं, बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लिखेंगे डिव टैग, और डिव टैग के अंदर मैं डिव टैग नहीं, मैं यूएल टैग लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएल टैग, और यहाँ पे मैं इमिट का यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एरो लगाया, li मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा, और हमारे 3 एलिमेंट आ गए। और इमिट क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो इमिट पे चाहिए जिसमें मैं शॉर्टकट्स आपको बताऊँ सारे जो भी बेसिक्स होते हैं जो हम बार बार यूज करते हैं, अगर आपको उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा मेरे को, मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर आपको इमिट अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, और फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, लिखते हैं सेकेंड एलिमेंट, और फिर यहाँ पर हम आते हैं लिखेंगे थर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे आउटपुट भी हमको दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉडी है उसके अंदर एक टैग है जिसका नाम है UL, जो कि अभी अभी हमने बनाया। लेकिन ये UL के अंदर कितने टैग्स है? 3 और अलग अलग टैग आप देख सकते हो जो कि हमको दिख रहे हैं। सबसे पहला है li, दूसरा भी है li, और तीसरा भी है li, है ना। तो ये जो तीनों li टैग्स है वो आपस में एक दूसरे के सिबलिंग्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपस में सिबलिंग्स है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ यार हमारा मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है कि हम इन सारे नोड्स को क्या कहेंगे? डिसेंडेंट कहेंगे। हेड के डिसेंडेंट कौन है? ये सारे नोड्स है। बॉडी के डिसेंडेंट कौन है? ये सारे नोड्स है। समझ में आ रहा है? सिबलिंग कौन है? तो हेड बॉडी आपस में सिबलिंग्स है ना। और li, जितने भी एलाइज है वो सारे आपस में सिबलिंग्स है। समझ में आ रही है? पेरेंट कौन है बॉडी का अगर मैं पूछूं तो वो है हेड। टाइटल का पेरेंट कौन है? तो वो है हेड। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डॉम नेविगेशन की मदद से प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आप भी यार मेरे साथ साथ ये सारी चीज़ें ट्राई कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए। आप भी साथ में एक्सपेरिमेंट करोगे ना। जब मैं अगर आपको एक टैग यूज़ करके बताता हूँ, कोई भी चीज़ यूज़ करके बताता हूँ, तो उसके साथ में आप खुद से भी एग्जाम्पल दिमाग में बनाइए, खुद भी यूज़ कीजिए, खुद भी देखिए कि वो सारी चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको सीखने में। मैं इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सिर्फ कोड करके दिखाऊंगा। आप अगर करोगे खुद से दिमाग लगा के तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम बॉडी टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग को हम खोलेंगे, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, है ना। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, इस हेड और बॉडी को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यार कोड जो है वो अच्छी तरीके से नहीं लिखा था, हमने बॉयलर प्लेट कोड नहीं बनाया ना, तो उसके लिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बॉयलर प्लेट कोड से। तो यहाँ पर मैंने बॉडी में ये सब डाल दिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा जो कोड है वो काफ़ी सही हो गया है। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आज के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट से, जो कि है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, जो कि अटैच्ड होता है विंडो ऑब्जेक्ट से। मैंने आपको दिखाया था लेकिन यूज़ करके नहीं देखा है हमने कभी।
तो विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ब्राउजर्स के अंदर, जिसके अंदर हमको बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी सारे नोड्स जो भी मैंने अभी अभी आपको बताया और इसके अलावा भी जितने भी चीज़ें होती है वो सारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमको कुछ नहीं करना है, उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और उसी की मदद से हम सारे डॉम मैनिपुलेशंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हम रूट नोड को कैसे देख सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूट नोड, और पहले मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, और फिर हम देखेंगे कुछ मेथड्स, और उसके बाद में हम इवेंट्स का यूज करके देखेंगे। वो हम धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे बाकी टॉपिक्स। तो आप यार बोर मत हो जाना, कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी है बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि आपको शायद ही कभी काम आए, तो आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है। तो वहाँ आप बस बैठ के देखिए और कुछ आपको लगे कि इंटरेस्टिंग है, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आपको भी बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं अब। तो रूट नोड को कैसे हम देखेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखिए आप। डॉक्यूमेंट क्या है, वही चीज जो कि मैंने अभी आपको बताई, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच्ड एक ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट हम यूज करते हैं जब भी हमको हमारा जो रूट नोड है उसको देखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट एलिमेंट, और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ आप देख सकते हैं आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आउटपुट तब आता है जब हम कंसोल लॉग का यूज करते हैं। तो रैप कर देते हैं इसको किसमें, console डॉट लॉग में। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो आउटपुट में आ रहा है HTML, और HTML को जैसे ही मैं एक्सपांड करूंगा तो ये एक ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, बहुत सारे मेथड्स है इसके अंदर जिनको हमको नहीं देखना है यार। और ये सारे मेथड्स में देखने लग जाना, बहुत सारे मेथड्स है, आप खुद यहाँ पे खो जाओगे, बहुत बड़ी दुनिया है। और इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, और ये मतलब पूरी एक बहुत बड़ी ट्री है। तो आपको अंदर ज़्यादा नहीं जाना है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ वहीं तक सीमित रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ है एलिमेंट नोड। तो यार जो भी नोड हमारी HTML टैग की बनी हुई होती है तो हम उसको कहते हैं एलिमेंट नोड, जो कि अभी अभी हमने देखा ये जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट है जो कि HTML टैग का एक नोड है, तो हम उसी को कहेंगे एलिमेंट नोड। तो ये रूट नोड भी है और साथ में ये एलिमेंट नोड भी है। अब एक एलिमेंट नोड के अंदर क्या आता है, मतलब HTML टैग के अंदर क्या आता है, बॉडी और हेड टैग आते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर उसको एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अगर आपको बॉडी एक्सेस करनी है, और हेड अगर आपको हेड एक्सेस करना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसी को ऐसे नीचे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेड। सेव करते हैं और आप देख सकते हो HTML फिर बॉडी और हेड हमको तीनों दिख रहा है, और ये काफ़ी आसान है एक्सेस करने में, और इसके अंदर आपके ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम चिल्ड्रंस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर ही हमारे सारे चिल्ड्रंस होने वाले हैं ना। तो मैं बॉडी को थोड़ा नीचे ला लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चिल्ड्रंस। ठीक है, और बॉडी डॉट हम क्या करेंगे, इसके चिल्ड्रंस देखने हैं तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के आगे डॉट लगाकर आप जो भी आपका जो प्रॉपर्टी मैं अभी बताऊंगा वो लिखना है। जब भी आपको किसी भी टैग के चिल्ड्रंस देखने हैं सेम चीज़ होने वाली है, वो पर्टिकुलर जो भी हमारा कोड है उस वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक का कोड और फिर डॉट लगाकर हमारी जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो। तो इस केस में यार अगर आपको चिल्ड्रन एक्सेस करना है तो प्रॉपर्टी का नाम है चाइल्ड नोड, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चाइल्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, माफ़ कीजिए मेरे को, कभी कभी यार गलत लिख देता हूँ, मैं भी इंसान हूँ है ना, गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोड लिस्ट हमारा आउटपुट में आ रहा है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो टेक्स्ट सबसे पहले आ रहा है हमारा एलिमेंट, फिर UL, फिर टेक्स्ट है ना। तो ये आप बोलोगे टेक्स्ट तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है भैया, टेक्स्ट आ कहाँ से रहा है। तो एक बात जान लो, HTML के अंदर कोई टैग आपने बनाया, एक टैग यहाँ बनाया, एक टैग यहाँ बनाया, बीच में इंडेंटेशन का भी जो गैप है ना, इंडेंटेशन का भी जो गैप है उसको भी डॉम के अंदर एक नोड रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है वो आपने दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ UL से पहले और बॉडी के बीच में कुछ गैप है इंडेंटेशन के लिए। तो ये जो गैप है वही हमारा टेक्स्ट नोड है, और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब भी आप यहाँ पर चाइल्ड नोड्स को एक्सेस करते हो। और इसको छुपाने का एक तरीका है जो कि ये है कि आप चिल्ड्रन का यूज़ करो। तो चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन यार बेसिकली एलिमेंट नोड्स को ही आपको एक्सेस करके देगा, वो सारे नोड्स नहीं देगा। जैसे कि कमेंट नोड जो होता है, टेक्स्ट नोड जो होता है, वो उसको हटा देगा। जो भी हमारे एक्चुअल टैग्स है खाली वही हमको आउटपुट में दिखेंगे। अगर हम इसकी जगह लिखेंगे चिल्ड्रन,
और साथ में यार अगर आप देखोगे तो इसमें नोड लिस्ट की जगह HTML कलेक्शन एक आउटपुट में आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये तो हो गए चिल्ड्रंस। अब हम देखते हैं यार फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड, मतलब फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी से, तो वो कैसे काम करती है वो हम देख लेते हैं। तो यहीं पे मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ इसी के अंदर, और हम देखते हैं बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है और बॉडी का लास्ट चाइल्ड कौन है। अगर आप देखोगे तो बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड UL है, लेकिन बॉडी का लास्ट चाइल्ड स्क्रिप्ट है। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड और यहाँ पर लास्ट चाइल्ड, और यार बाकी सारी चीज़ों को हम कर देते कमेंट, क्योंकि वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैंने किया इसको मैंने किया कमेंट। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और आउटपुट में आप देख सकते हो जैसा कि मैंने गेस किया वैसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार फिर से इसके अंदर भी एक कैच है। अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखिए, समझ रहे हो? तो अभी मैं चेंज करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पर हमारा जो UL टैग है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी क्या आ रहा है, अभी क्योंकि वहाँ पे वाइट स्पेस है तो टेक्स्ट नोड आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ और इसको भी चेंज करूँ और बीच में लिख दूँ एलिमेंट और यहाँ पर भी बीच में लिख दूँ एलिमेंट, तो हमारा जो आउटपुट है वो आएगा UL टैग और स्क्रिप्ट टैग। एक बार मैं इनको एक साथ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, है ना। तो पहले था टेक्स्ट और स्क्रिप्ट, फिर हो गया UL और स्क्रिप्ट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यार यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि नोट करने वाली है वो ये है कि हमको जब हम चिल्ड्रंस को एक्सेस करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने चिल्ड्रंस को एक्सेस किया, तो एक HTML का पूरा कलेक्शन मिलता है। आप देख सकते हो HTML कलेक्शन आउटपुट में आ रहा है। अब ये एक एरे के जैसा का जैसा ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एरे नहीं है। लोग काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको एरे की तरह यूज़ करने लगते हैं, लेकिन ये गलती आप मत करिएगा, है ना। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे इंडेक्सिंग सब सही हो रही है, 0 से ही स्टार्ट होता है, एकदम एरे के रूप में दिख रहा है। लेकिन अगर मैं नीचे जाऊंगा और इसके अंदर के जो फंक्शंस है, उसके जो मेथड्स है, उसकी अगर हम बात करें तो एरे के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैंने आपको सिखाया भी है, मैप मेथड, फिल्टर मेथड, फॉर ईच मेथड, तो वो सारे मेथड्स यहाँ पर मिसिंग है। और क्यों ये एरे जैसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिंबल डॉट इटरेटर का यूज हो रहा है इंटरनली, और वो सारी चीज़ें हमको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एरे की तरह इसीलिए। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ट्रैवर्सल करना है तो आप फॉर ऑफ लूप का यूज कर सकते हो। एक बार मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ फॉर नोड ऑफ डॉक्यूमेंट बॉडी चिल्ड्रन के नोड्स चाहिए ना हमको, तो इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और फिर हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉमेंट और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर हम नोड को कंसोल करवाएंगे, नोड। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ अब आप देख सकते हो UL और स्क्रिप्ट दो टैग हैं हमारे, दोनों हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड नोड्स भी कर दूँ ना, तो भी हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है, मतलब हमारी सारी नोड्स आ रही है इस बार। ठीक है, तो बस यही था हम कैसे इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। और इसके अंदर यार अगर आपको एरे यूज़ करना है, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को तो वो पर्टिकुलर एरे का मेथड यूज़ करना ही है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करते हैं देखते हैं। मैंने इसको किया कमेंट, मैं आया नीचे और यहाँ पर आप लिखोगे एरे, सॉरी ARRAY, कभी कभी यार गलती हो जाती है, मिस्टेक्स, टाइपिंग एरर्स, उसको आप इग्नोर कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, जिस भी आपको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाइए, यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए और फिर आप इसको स्टोर करवा सकते हो कहीं पे भी। और यार ये जो पर्टिकुलर मैंने अभी सेलेक्ट किया ना डॉट चिल्ड्रन, ये मैनिपुलेटेबल नहीं है, तो आप इसको मैनिपुलेट मत करिएगा। हम एक नया वेरिएबल ही बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट चिल्ड्रंस ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑफ बॉडी। ठीक है, अब अगर हम कंसोल लॉग में देखें तो आप यहाँ पर देखोगे यार एक एरे आपको दिख रहा होगा, console.log और चिल्ड्रंस ऑफ बॉडी। तो अब आप देख सकते हो UL और स्क्रिप्ट एक एरे के फॉर्म में आ रहे हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको इसके मेथड्स दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इतने सारे मेथड्स हमको मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि डॉम कलेक्शन और एरे जो है वो काफ़ी अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यार सिबलिंग्स कैसे देखते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कि अभी मैं आपको UL टैग को सेलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर उसके सिबलिंग्स हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो UL का सिबलिंग कौन है, स्क्रिप्ट है ना।
तो वो चीज़ आप कैसे देख सकते हो और उसकी मदद से हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं और कैसे अलग अलग एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ पहले तो कॉमेंट, और नीचे आ जाते हैं, लिखते हैं सिबलिंग्स, और सिबलिंग्स के अंदर हम क्या करेंगे ना, हम यूज़ करते हैं दो प्रॉपर्टीज़ का, एक तो नेक्स्ट सिबलिंग और एक प्रीवियस सिबलिंग, दो ही हमको प्रॉपर्टी मिली है। नेक्स्ट सिबलिंग से बेसिकली उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, जो कि मैंने आपको डॉम के अंदर बताया था, जो ट्री में नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। अब इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है कि अगर आपको नोड वो वाली सेलेक्ट करनी है जो कि मतलब एलिमेंट ना हो, तो आप सिर्फ नेक्स्ट सिबलिंग का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली पता है कि हमको एक एलिमेंट को ही सेलेक्ट करना है, तो बीच में आप अपना एलिमेंट लिख सकते हो, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। ठीक है, दोनों को मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। तो पहले तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बॉडी को कॉपी करके नीचे लाते हैं, और अब इस बॉडी के अंदर चाइल्ड नोड्स है, तो पहले तो मैं यार चाइल्ड नोड्स की जगह लिख देता हूँ चिल्ड्रन, ताकि वही आए सारे चिल्ड्रंस। और चिल्ड्रंस में अगर हम 0 देखें तो 0 चिल्ड्रन कौन सा है, एक मिनट, यहाँ पर आते हैं, करते हैं रिफ्रेश, और अब आप देख सकते हो यूएल टैग हमारा 0 चिल्ड्रन है। तो मतलब हमारा ये जो एलिमेंट है, अगर इसको हम यहाँ से एक कॉन्स्ट वेरिएबल में डालें। अब आप बोलोगे यार कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ क्यों कर रहे हो भैया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए? तो यार देखो, जब भी आपको पता है कि एक आप वेरिएबल बना रहे हो जिसको आप बाद में रीयूज नहीं करने वाले हो, मतलब उसको चेंज नहीं करने वाले हो, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। फिर भी आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, मतलब उस ऑब्जेक्ट को नहीं बदलने वाले हो आप। तो यार ये तो हम करने ही वाले हैं, ऑब्जेक्ट को तो हम नहीं बदलने वाले हैं, तो वहां पर आप कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो, ताकि आपकी मेमोरी जो है वो थोड़ी ऑप्टिमाइज हो, आपको थोड़ा फायदा मिलेगा, आपका कोड जो है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको कॉन्स्ट क्यों और कब यूज करते हैं? तो अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ यूएल टैग इज इक्वल टू, और फिर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब फिर से मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, अब इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट सिबलिंग देखना हो तो यूएल टैग डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, और सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आ रहा है टेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो आपको जो भी नेक्स्ट नोड होगी वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे टेक्स्ट है तो हम बीच में डाल देते हैं एलिमेंट सिबलिंग, तो यहाँ पर आ गया स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, सिमिलरली आप प्रीवियस का भी यूज कर सकते हो। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, इसका यूएल टैग का जो चिल्ड्रन एलआई टैग उनको सेलेक्ट करते हैं, और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सिबलिंग है और कौन प्रीवियस सिबलिंग है और कौन नेक्स्ट सिबलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलआई टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना रहा हूँ फर्स्ट एलआई नाम से, क्योंकि मैं इसके अंदर रखूंगा फर्स्ट एलआई एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले तो यूएल टैग को यूज़ किया, और यूएल टैग के जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर फर्स्ट चिल्ड्रन जो होगा वो हमारा पहला एलआई टैग होगा। सिमिलरली अगर मेरे को सेकंड को स्टोर करवाना है तो मैं सेकंड यहाँ पर लिखूंगा एलआई, और उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स लिख दूंगा, है ना। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कंसोल लॉग करवा के, मैं क्योंकि मेरे को पता है कि इसका आंसर सही है, मैं नहीं करवा रहा हूँ, और फिर मैं इसमें लिखूंगा प्रीवियस सिबलिंग। अब जो सेकंड एलआई है उसका प्रीवियस सिबलिंग कौन होने वाला है, अगर आप ऊपर आके देखोगे तो सेकंड एलआई का प्रीवियस सिबलिंग है फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रीवियस सिबलिंग, या फिर प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग लिख देता हूँ, ताकि उसका पर्टिकुलर एलिमेंट ही आए, कोई और नोड बीच में ना आए। फिर क्या करते हैं, हम टेक्स्ट कंटेंट देख लेते हैं, जिससे कि हम वेरीफाई कर सके कि क्या ये सच में वही है। तो जैसे मैंने सेव किया, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर हमारा आउटपुट में आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिबलिंग्स हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग का यूज करके। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल्स के अंदर डॉम कैसे काम करता है, मतलब क्या यहाँ पर कुछ हमको एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या मिलती है। तो टेबल के अंदर यार बेसिकली हमको ना टी बॉडी को सेलेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिली है, टी हेड, टी फुट, पर्टिकुलर जितनी भी रोज आप बना रहे हो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, सेल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो वो काफ़ी आसान बना देता है हम जब भी टेबल के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। तो पहले तो मैं फिर से इसको कॉमेंट कर देता हूँ, और नीचे आ जाते हैं, हम कॉमेंट में लिखते हैं टेबल डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। और फिर हम ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर यूएल टैग जो है उसके नीचे ही मैं एक टेबल बना देता हूँ। तो टेबल टैग हमने बनाया, और टेबल टैग के अंदर हम बहुत सारी रोज बना सकते हैं। तो एक रो हम बनाते हैं यहाँ पर tr, और इसके अंदर हम td टैग का यूज़ करेंगे, td, और td के अंदर मैं लिख रहा हूँ 1, और साथ में मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम लिखेंगे 2, ठीक है। फिर मैं इस tr को भी कॉपी करके नीचे ला लेता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं 3,
और 4। सेव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 हमको आउटपुट में दिख रहे हैं, मतलब ये टेबल हमारी आउटपुट में आ चुकी है। अब हम नीचे जाते हैं और इस टेबल को पहले तो आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कैसे करोगे यार, बहुत ही सिंपल है। इस यूएल टैग को यहाँ से लो और यहाँ पर लिखो टेबल टैग। अब यार नाम मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो वेरिएबल्स का, बट मैं यहाँ पे टेबल ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये कौन सा चिल्ड्रन है, ये सेकंड चिल्ड्रन है, सॉरी ये सेकंड चिल्ड्रन है तो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा, ठीक है। और वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार फिर भी, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल लॉग और टेबल टैग, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सेव किया आप देख सकते हो टेबल टैग हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही हमारा टेबल टैग सेलेक्ट हुआ है, अब आप क्या करोगे, अब आप उसके अंदर टी बॉडीज को देख सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे यार हमने तो कोई टी बॉडी बनाई नहीं है, तो जब भी आप एक टेबल बना रहे हो और इसके अंदर कोई और टैग का यूज नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी टी बॉडी के अंदर ये सारी चीज रैप हो रही होगी। और ये मैंने शायद आपको HTML वाली वीडियो में बताया हुआ था, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टी बॉडीज और आई होप यहाँ पर यार आउटपुट सही आना चाहिए। और आप देख सकते हो यार एक टी बॉडी मिल रही है, मतलब जो भी हमने कोड लिखा है वो इस टी बॉडी के अंदर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस टी बॉडी को, इसके मतलब चिल्ड्रंस देख लेते हैं। चिल्ड्रंस नहीं होते हैं इसमें, बेसिकली रोज होती है, तो इसके रोज देख लेते हैं। तो जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पर यार आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यार ये एक एरे है तो हमको इस एरे का इंडेक्स सर्च करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं 0 लिख के फिर अगर रोज लिखूंगा तो हमको मिलेगा। तो अब आप यार ये सोच रहे होंगे कि टी बॉडीज के अंदर मल्टीपल बॉडी कैसे आ रही है। तो यार ये जो टी बॉडी टैग जो होता है ना, उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो अपने HTML के अंदर। जैसे कि यहाँ पे यार मैंने एक भी बार टी बॉडी यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट एक टी बॉडी उसने मान लिया। लेकिन अगर हम इसको रैप करें तो यहाँ पे आप मल्टीपल टी बॉडी टैग का यूज कर सकते हो, और वो सारे टी बॉडी टैग इस टी बॉडीज प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके रोज चेक करेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट रोज का, और हर रो के अंदर आपकी अलग अलग सेल्स होती है ना। तो उन सेल्स को एक्सेस करना हो तो आप पहले तो पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट कर लीजिए और डॉट सेल्स लिखिए। तो जैसे मैंने डॉट सेल्स लिखा, आप देख सकते हो यार आउटपुट में हमको वो सारी सेल्स हमको मिल गई। अब इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करने के लिए भी आप उसका इंडेक्स बताइए, और फिर अगर हम इसका टेक्स्ट कंटेंट देखें तो आप देख सकते हो आउटपुट में आ रहा है 1। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले का देखूं तो आउटपुट में आ रहा है 2, ठीक है। तो एक रो के अंदर, मतलब एक TR टैग के अंदर हमने जितनी भी टी बॉडीज बनाई है, TD टैग हमने जितने भी यूज किए वो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज ये है कि यार यहाँ तो मैंने टी बॉडी टैग के अंदर यूज किया है हमारा ये जो रोज और सेल्स है। सेम चीज आप टी हेड में भी कर सकते हो, लेकिन टी हेड मल्टीपल नहीं होता है, हमारे पास एक ही होता है। और सिमिलरली टी फुट टैग का भी हम यूज करके सेम चीजें कर सकते हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि आप खाली अगर टेबल टैग के अंदर सारी रोज को देखना चाहो तो उसके लिए भी आप खाली टेबल को सेलेक्ट करके डॉट रोज अगर लिखोगे तो सारी जितनी भी उसके अंदर रोज है वो सब आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये काफी खास चीज है, मतलब हम किसी भी टेबल के सारे रोज को ऐसे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक पर्टिकुलर सेल को मैनिपुलेट करना है, तो पहले तो हमने टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करके देखा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टाइलिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। अब स्टाइलिंग को हम डीपली अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं स्टाइल प्रॉपर्टी का, और उसके अंदर हम हमारी स्टाइल को एज अ टेक्स्ट लिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कलर नहीं बैकग्राउंड कलर लिखते हैं। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू नहीं होता है, यहाँ पे कॉलन लगता है, और यहाँ पर हम करते हैं ब्लू और सेव। तो अब आप देख सकते हो 2 के पीछे बैकग्राउंड कलर लग गया है, ठीक है। तो सिमिलर सी चीजें आप भी यार यहाँ पे कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा टास्क भी दे देता हूँ साथ में, जिसको आप करोगे तो काफी मजा आएगा, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। तो ये कलर्ड बॉक्स नाम का एक पेज है, और इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमको लिखना है टास्क और /colored box, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको हर एक रोज को सेलेक्ट करना है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, इन 5 रोज को आप सेलेक्ट करोगे और 5 रोज के अंदर आप बैकग्राउंड कलर दोगे अलग अलग, ठीक है। ये काम आपको करना है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट सोल्यूशन जो है, आउटपुट जो है वो हमारा सेम होना चाहिए।
ठीक है। और सोल्यूशन फिर से आपको वही हमारे सोल्यूशन वाले कोड में मिल रहा होगा, तो आप जरूर से उसको चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हो। आउटपुट जो है वो सेम आना चाहिए, और कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो रैंडमली, पहले में दूसरा और दूसरे में सारे रैंडम कलर जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ करके एक मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अब तक हमने देखा था कि यार नोड में हम कैसे नेविगेट कर रहे थे, हम एक टैग को सिलेक्ट करते हैं और उसके चिल्ड्रंस को देख के उसके सिबलिंग्स को देख रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं एक तरीका जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को जाके डायरेक्टली टारगेट करके सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? आईडीज और क्लासेस की मदद से, या फिर उस पर्टिकुलर टैग नेम की मदद से। तो कैसे करते हैं? हम कुछ मेथड्स को यूज करेंगे और उन्हीं मेथड्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, और फिर मैं आ जाता हूं ऊपर, और ये जो टेबल वेबल है इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं। हम क्या करेंगे ना, हम इस यूएल टैग को एक आईडी दे देते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईडी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, और इसके लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम आप याद रख लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो अभी मैं आपको यूज करके बताऊंगा। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको आईडी दे देते हैं एलिमेंट, और एक और खास चीज, जब भी आप इसको एक एलिमेंट के आईडी का नाम दे देते हो ना किसी भी टैग को, तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे यूएल टैग को एक आईडी दी है एलिमेंट, तो अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ और लिखूँ, पहले तो मैं आईडी सर्च लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम आईडी से सर्च कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स को, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ पर console log में लिख देते हैं console.log एलिमेंट। अब एलिमेंट जैसे ही मैं लिख के सेव करूँगा ना, यार आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर document.element लिखेंगे। हाँ, और एक्चुअली मैं नए दूसरे पेज पे हूँ इसलिए ये आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि सिर्फ एलिमेंट लिखना था, मैंने गलती से कर दिया। तो अब जैसे मैं सेव करता हूँ आप देख सकते हो यूएल टैग हमारा जो है आउटपुट में आ रहा है। अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो आगे मैं लिखूंगा style.background। अब आप बोलोगे यार पिछली बार तो आपने कुछ और यूज़ किया था, इस बार आप कुछ और यूज़ कर रहे हो। तो यार ये सारी चीज़ें वर्क सेम ही तरीके से करती है, बट यहाँ पर यूज़ करने के जो तरीके हैं वो बहुत अलग अलग है, लेकिन आउटपुट आपका जो है वो सेम आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे साथ साथ देखो, और याद नहीं करना है फिर भी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हाँ आप बार बार कोई नई चीज़ भी देख रहे हो तो डरने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक बुक है जहाँ हम जाएंगे सर्च करेंगे तो हमको चीज़ें मिल रही होगी, हमको सिर्फ उसको देखना है, कॉपी पेस्ट यहाँ से यहाँ किया और हमारा काम हो गया, है ना, बहुत आसान। तो बस यार अब यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड और इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेते हैं रेड। अब इसको मैं बाहर पटक देता हूँ, यहाँ से उठाया मैंने और पटका बाहर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया। ये हमने किया डॉम मैनिपुलेशन यूजिंग एलिमेंट, मतलब एक आईडी को यूज करके, नॉट एलिमेंट, यूजिंग अ आईडी। अब सेम चीज आप कर सकते हो यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन को यूज करके। क्या होता है वो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा, एक पहले हम वेरिएबल बना देते हैं जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर आईडी को रखने वाले हैं, उस पर्टिकुलर टैग को रखने वाले हैं, सॉरी एलिमेंट नोड को जहाँ हम स्टोर करवाएंगे वो। तो यहाँ पर मैंने बनाया कॉन्स्ट का मैं नाम रखता हूँ यूएल टैग फिर से, और इज इक्वल टू, इस बार हम आईडी से सेलेक्ट कर रहे हैं तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे उस एलिमेंट का नाम जो कि हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट, और यहाँ पर हमारा जो एरर आ गया है, इसने बोला गेट एलिमेंट बाय आईडी इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यार आपको आगे डॉक्यूमेंट चिपकाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट लिखते हैं, फिर से यार स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, DOCUMENT, ठीक है। तो हाँ, अब हमारा जो यूएल टैग है वो बन चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डॉट लगाएंगे, फिर से स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इस बार मैं कलर ले रहा हूँ, और इस बार आप देखोगे यार बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग में C कैपिटल है। इस पे ध्यान देना, C कैपिटल इसलिए है क्योंकि आप डैश का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या उसके किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को बनाते हैं तो हम उसमें डैश नहीं लगा सकते। तो डैश की जगह आप यूज करोगे पास्कल केस का, जिसमें हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है अगले वर्ड का वो कैपिटल हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज हो रही है, और इसीलिए बैकग्राउंड डैश कलर की जगह
बैकग्राउंड कलर है और इसके अंदर हम क्या देंगे, रेड। और अब आप देख सकते हो ये हमने फिर से कर दिया मैनिपुलेशन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर यार मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट हम सर्च करने वाले हैं यूजिंग क्लास नेम। जैसा कि हमने यहाँ पर आईडी से किया, सेम चीज़ मैं क्लास से करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम इस लिस्ट को एक क्लास दे देते हैं, क्लास लिस्ट आइटम, क्योंकि एक लिस्ट आइटम है ना। और क्लासेस आपको पता ही होगा, आप मल्टीपल दे सकते हो, एक ही क्लास अलग अलग एलिमेंट में दे सकते हो, अलग अलग टैग्स में दे सकते हो, है ना। तो इसी क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। तो ये जो क्लास है वो हमने अलग अलग एलिमेंट्स को दे दी। तो अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखेंगे हम इस पर्टिकुलर टैग का नाम जो कि है लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट आइटम, है ना। और इसके लिए हम यूज करते हैं यार गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम का, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और फिर हम इसमें पास करेंगे लिस्ट आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट आइटम और फिर हम इस लिस्ट आइटम को लेकर यहाँ पर कंसोल लॉग में डाल देते हैं। तो आपको आउटपुट में दिख रहा है वो पर्टिकुलर एलिमेंट की लिस्ट। अब इसके अंदर आप मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको अगर सारे एलिमेंट को पर्टिकुलरली उसका कोई चीज़ चेंज करना है, जैसे कि मान लो आपको उसका कलर चेंज करना है, तो आप एक ट्रैवर्सल बेसिकली फॉर लूप लगा लो, उसमें ट्रैवर्स कर लो और पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आप डॉट स्टाइल लिख के उसमें स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे आप क्लास नेम से पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो पूरे एक लिस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेम का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर किसी भी टैग का यूज किया और टैग में आपने यूज किया है नेम को, नेम एट्रीब्यूट जो होता है उसको। तो आप गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम होता है, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो गेट एलिमेंट बाय नेम है, ठीक है। तो उस मेथड की मदद से आप पर्टिकुलर उस नेम को सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली टैग नेम भी है, तो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जो है उससे आप उस पर्टिकुलर टैग का जो नाम है, जैसे कि यूएल को आपको सेलेक्ट करना है तो आप वो यूएल दीजिए और आपको आउटपुट में वो पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जिससे आप सारी नोड्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यूज करके भी दिखा देता हूँ टैग नेम। तो यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का हम यूज करते हैं और हम पास करेंगे टेबल। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको एज अ टेक्स्ट नहीं दिया है तो हमारा आउटपुट जो है वो गलत आ सकता है। अब मैंने इसको सेव किया, अब आप देख सकते हो HTML कलेक्शन हमको मिल रहा है जिसमें हमारा आउटपुट है टेबल, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती है और इसमें और भी बहुत सारे सेलेक्टर्स है जिसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो इनको तो हम कर लेते हैं कॉमेंट। तो अब हम यार एक बहुत ही प्यारा सा सेलेक्टर यूज करके देखने वाले हैं जिसका नाम है क्वेरी सेलेक्टर। अब क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है, बेसिकली यार इसके अंदर आप CSS के जो सेलेक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि हम हैश और फिर आईडी का नाम यूज करते थे और फिर CSS में स्टाइलिंग लिखते थे, डॉट लिखकर क्लास नेम लिखते थे, फिर उसमें कुछ स्टाइलिंग देते थे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब वो सारे जो सेलेक्टर्स थे वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ में यार अगर आपको याद हो तो कुछ स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स भी होते हैं जिसके अंदर हम कॉलन लगा के पर्टिकुलर उस सूडो एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे हवर पे, एक्टिव पे। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर सेम टू सेम यूज़ कर सकते हो। एक बार मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। यहाँ पर करेंगे क्या, हम कॉन्स्ट लिखेंगे और फिर वही मैं उस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा, लेकिन इस बार यूज़ करेंगे हम क्वेरी सेलेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं लिस्ट आइटम्स और फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर्स, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमको जो भी क्वेरी है आपकी वो पास करनी है, तो डॉट लगा कर क्लास का नाम जो कि है लिस्ट डैश आइटम। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ ये सेव तो हो गया, लेकिन हमको देखना हो तो console डॉट लॉग और इसके अंदर वही लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब आप देख सकते हो यार li लिस्ट आइटम आ रहा है, लेकिन यार इसमें सिर्फ एक ही टैग आ रहा है। अब आप बोलो यार लिस्ट तो पूरी मेरी लंबी सी है, 3 आइटम्स है उसमें, यहाँ पर एक कैसे आ रहा है? अब एक इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपको मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी तो आप लिखोगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब हमारा आउटपुट चेंज हो गया, नोड लिस्ट आ रहा है हमारा आउटपुट में, है ना।
तो ये छोटा सा डिफरेंस, अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स पता है आपको सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ पर ऑल का यूज़ कर लीजिए, और अगर आपको पता है कि एक सिंगल हम सिलेक्टर का यूज़ करने वाले हैं, सिंगल एलिमेंट का यूज़ करने वाले हैं, तब आप ऑल का यूज़ ना करें। सिंपल है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ऑल का यूज़ कब नहीं करना होता है, जब आप आईडीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आईडी यूनिक है ना, तो हम आईडी में सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो एक बार मैं आईडी भी यूज़ करके बता देता हूँ। आईडी कौन सी थी हमारी, एलिमेंट थी ना, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो यूएल टैग हमारा आ रहा है। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको यार यूएल के अंदर एल टैग का लास्ट चाइल्ड देखना है, जो कि हम CSS में बड़े आसानी से सूडो सेलेक्टर का यूज़ करके कर लेते थे, बट यहाँ पे क्या वो चीज़ चल पाएगी? देखते हैं यार यूज़ करके। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पर पहले तो करते हैं इसको ऑल, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे UL, फिर एरो लगाते हैं हम। ये सेम चीज़ हम CSS में भी करते हैं, LI और फिर लास्ट चाइल्ड, ठीक है। अब सेव करता हूँ और अब आप देख सकते हो यार लास्ट चाइल्ड हमारा आउटपुट जो है वो आ रहा है। सिंगल एलिमेंट है और इसको आपको वेरीफाई करना है कि इसमें क्या टेक्स्ट कंटेंट है, तो यार आसानी से आप यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट कंटेंट, और जैसे ही मैं सेव करूँगा अनडिफाइंड आ रहा है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर हमने आइटम्स किया है तो हमको 0th इंडेक्स पे चेक करना है। आप देख सकते हो लास्ट जो था हमारा, जो कि था 3rd, वो हमारे आउटपुट में आ रहा है। सिमिलरली यार nth चाइल्ड होता है, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट की जगह nth लिखें और अगर हम यहाँ पर 1 भेज दें, तो आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट हो रहा है। सिमिलरली 2, 3 अगर मैं लिखूंगा तो सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेरी सेलेक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो गेट एलिमेंट बाय आईडी जो था और ये जो क्वेरी सेलेक्टर है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है एक बार मैं आपको बताता हूँ। जो क्वेरी सेलेक्टर होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, जबकि जो गेट एलिमेंट बाय के जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो जो है वो रन टाइम पे चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा कि कौन सा लाइव है और कौन सा स्टैटिक है और कौन सा हमें कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है और आपको ये ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं ना, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया डिव टैग बना देता हूँ, डिव, और डिव टैग के अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट डिव, ठीक है। सिमिलरली हम इसके जस्ट नीचे एक और डिव टैग बनाते हैं जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ सेकंड डिव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहीं पे एक स्क्रिप्ट टैग खोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं करूँगा क्या, इस डिव को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आईडी से हम सेलेक्ट करने वाले हैं, तो आईडी मैंने दे दी इसको, क्लास से हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लास दे दी इसको ऑल डिव्स। मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ क्लास का नाम वगैरह, तो इसका आपको कोई मतलब चिंता करने की बात नहीं है, आप कोई भी क्लास का नाम दीजिए। लेकिन दिखाना हम क्या चाहते हैं कि कौन सा लाइव है और कौन सा स्टैटिक है, कौन सा सेलेक्टर। तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑल डिव्स इज इक्वल टू गेट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखना होता है पहले, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, है ना। और इसमें हम पास करेंगे ऑल डिव्स, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर अगर मैं ऑल डिव्स को, पहले तो हम इसको हटा देते हैं नीचे वाले को, ताकि आउटपुट जो है वो हमारा क्लियर हो जाए, जो कि हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर ही कंसोल लॉग में देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको कंसोल डॉट लॉग, हमने देखा यहाँ पर एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होके यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि बीच में हमने क्या किया, एक नोड और ऐड कर लिया उस स्क्रिप्ट टैग के बाद में, है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करूँगा और फिर आप देखना कि क्या यहाँ पर चेंज आता है। अब क्वेरी सेलेक्टर ऑल का हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं एक डॉट, सेव करता हूँ। अब आप देख सकते हो दोनों के अंदर जो हमारा ऑल डिव्स है वो एक ही एलिमेंट दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप बोलोगे यार यहाँ पर हमने 2 बार यूज़ किया है तो आउटपुट जो है वो सिंगल क्यों आ रहा है। क्योंकि यार यहाँ पर ये जो क्वेरी सेलेक्टर है वो एक बार जब बन गया और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा और फिर वो भूल जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें गेट एलिमेंट बाय आईडी की या फिर गेट एलिमेंट बाय के कोई भी फंक्शन की, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम की भी अगर हम बात करें, तो वो लाइव होते हैं, मतलब वो एक रेफरेंस पास करते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर डेटा को पास करते हैं। यहाँ पे क्योंकि अगर डेटा आ गया एक वेरिएबल के अंदर, तो वो डेटा वैसा ही रहने वाला है अगर मैं उसको बाद में भी यहाँ पे कॉन्सोल करवा लूँ। लेकिन अगर हम गेट एलिमेंट बाय आईडी की बात करें, तो वो एक रेफरेंस देता है, तो वो रेफरेंस जब भी चेंज होता है साथ साथ में उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इन दोनों में डिफरेंस है। और जब आपको पता है कि हमारी चीज़ें चेंज होगी बाद में और आप स्क्रिप्ट टैग को कहीं बीच में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ मत कीजिएगा। तो ये थे हमारे सारे सेलेक्टर्स जो कि हमने यूज़ करके देख लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यार वैसे तो अभी हमने देखा कि अगर हमको आईडी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होता है तो हम डॉट लगाते हैं किसी भी एलिमेंट के आगे और फिर आईडी लिखते हैं अगर हमको आईडी एक्सेस करना है। सिमिलरली क्लास अगर लिखोगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। बट यहाँ पर एक कैच है कि आप जो एट्रीब्यूट्स खुद से बना रहे हो ना HTML के अंदर, वो आपको नहीं मिलते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इस UL टैग को इस बॉडी टैग को एक आईडी दे देते हैं बॉडी, और इस UL टैग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट बना देता हूँ खुद से, जिसका नाम हम रखते हैं डेटा इज इक्वल टू वैलिड। ठीक है, तो एक रैंडमली मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया है खुद का, और अब हम क्या करते हैं ना, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एक प्रॉपर्टी के रूप में इस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे को मिल जाएगा क्योंकि ये एक आईडी है, और जैसा कि मैंने बताया आईडी हमारे एक ग्लोबल वेरिएबल के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर हम कंसोल लिखते हैं डॉट लॉग और उसके अंदर इस एलिमेंट को पास करते हैं और डॉट लगा कर पहले तो मैं इसकी आईडी एक्सेस करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देख सकते हो यार यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं, साथ में एक और हमारा आउटपुट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है। तो हम स्क्रिप्ट टैग को कर लेते हैं कमेंट, और अब हम क्या करते हैं ना, दूसरी वाली हमारी जो एट्रीब्यूट है जिसको अभी हमने बनाया है उसको एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम आईडी की जगह लिखेंगे डेटा जैसे ही लिखा, अब आप देख सकते हो आउटपुट में आ रहा है अनडिफाइंड। अब आप बोलोगे यार क्यों हमारी एक एट्रीब्यूट जो है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, दूसरी नहीं कर पा रहे हैं। तो यार जो भी एट्रीब्यूट आपको HTML के अंदर प्री डिफाइंड मिलता है ना, वो सारे एट्रीब्यूट्स एक प्रॉपर्टी के रूप में बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हमने खुद ने बनाए हैं, जैसे कि अभी मैंने डेटा बनाया, वो सारे एट्रीब्यूट्स को आपको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो मैं वो तरीका भी आपको बता देता हूँ, और वो जो तरीका है मतलब हम मेथड्स को यूज करने वाले हैं, तो वो आईडी पर भी वर्क करेगा जो मतलब प्री डिफाइंड है, बट साथ साथ में जो हमने यूजर डिफाइंड बनाए हैं अभी उसमें भी वर्क करेगा। ठीक है, तो क्या है वो तरीका वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमको यूज करना है एक मेथड का गेट एट्रीब्यूट, जिससे हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट को यूज करके। यहाँ पे मैंने लिखा गेट एट्रीब्यूट और इसके अंदर हम पास करेंगे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम जो कि था डेटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेटा और सेव करते हैं। अब आप देख सकते हो आउटपुट में हमारा आ रहा है वैलिड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम गेट एट्रीब्यूट का यूज करके पर्टिकुलर वैल्यू को फैच कर सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट से बेसिकली आप एक एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करते हैं सेट एट्रीब्यूट और फिर हमको इसके अंदर सबसे पहले तो उस एट्रीब्यूट का नाम पास करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर प्लेस्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पर कॉमा लगा के आप उसकी वैल्यू बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली यार मान लो आपको कभी ऑर्डर्स या कोई भी ऐसी चीज को चेक करना हो, उसकी पर्टिकुलर स्टेट को चेक करना हो, तो आप इन एट्रीब्यूट्स को लगा सकते हो यूजर डिफाइंड, और फिर आप इसको चेंज कर सकते हो ऑन क्लिक, मतलब हमारे जावास्क्रिप्ट से। तो उसके लिए हम बार बार इन एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे और तब हम सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने पेंडिंग लिखा है, तो अब इसको फिर से एक्सेस करके भी दिखा देता हूँ। तो यहीं पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं और फिर इस ऑर्डर प्लेस्ड को यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो यार पेंडिंग हमारा आउटपुट में आ रहा है। सिमिलरली एक और हमको यहाँ पर मेथड मिलता है जो कि है हैज़ एट्रीब्यूट। तो हैज़ एट्रीब्यूट क्या होता है? हैज़ एट्रीब्यूट से बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में या नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा अब आप देख सकते हो ट्रू आ रहा है। सिमिलरली अगर आपको किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना हो तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप बस लिख दीजिए रिमूव एट्रीब्यूट। ठीक है, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो वो रिमूव हो गया है। अब फिर से अगर आप इसको चेक करोगे ना तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और अब आप देख सकते हो आ रहा है फॉल्स, क्योंकि हमने उसको रिमूव कर लिया है।
तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स को चेक करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप लिखिए एट्रीब्यूट्स, और जैसे ही मैं सेव करूँगा, एट्रीब्यूट्स, और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ आप देख सकते हो एक पूरा मैप आ गया है और जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सारे एट्रीब्यूट्स जो कि हमने बनाए हैं वो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब यार हम इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो फिर से हम टास्क वाले पेज के अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट मैनिपुलेशन करके मैंने इसका नाम रखा है, और टास्क वाला हमारा पेज भी खोल देते हैं। ये रहा हमारा कोड। ठीक है, तो इसका आउटपुट इस प्रकार से आपको दिख रहा है। एक यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है जिसमें बहुत सारे लिंक डाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे लिंक्स में से जिन जिन लिंक में बेसिकली हमारा डॉट// आ रहा है, मतलब डॉट// आ रहा है, मतलब वो एक पर्टिकुलर लिंक है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है भैया, तो जो भी लिंक आपको किसी और वेबसाइट पे ले जा रही है वो एक एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, तो ये सारे लिंक्स में से ये सेकंड वाली लिंक हमारी एक्सटर्नल नहीं है, थर्ड वाली लिंक हमारी एक्सटर्नल नहीं है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और इनको आपको करना क्या है, जो जो हमारी एक्सटर्नल लिंक्स है उसको आपको कलर चेंज करके यहाँ पर ग्रीन में बदल देना है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, फिर आपको उसकी एट्रीब्यूट को चेक करना है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो गेट एट्रीब्यूट का, है ना। और उसके बाद में आपको ये चेक करना है कि वो एक लिंक है या नहीं। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे और आप इसको गूगल कीजिए, मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, हालांकि मैं इसमें एक हिंट डाल दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उसको हिंट को देख कर आसानी से कर सकोगे, ठीक है ना। और एक और चीज़ इसमें मैंने डाली है एक्सेप्शन के रूप में कि उस लिंक का नाम internal.com नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो लास्ट वाली लिंक है ये हमारी ग्रीन नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई लिंक है जो कि एक्सटर्नल है तो वो हमारी ग्रीन हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने उसको टिपिकल बनाया एक्सेप्शंस डाल के, आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं हो तो सोल्यूशन भी दे रखे हैं, आप सोल्यूशन की मदद से आसानी से इनको कर लोगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो ऑन द फ्लाई। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप एलिमेंट्स यानी नोड्स को खुद से क्रिएट करके अपने डॉम के अंदर अपेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और साथ में रिमूव भी कर सकते हो। मतलब हम जो चाहे वो हमारे HTML के अंदर चेंज कर सकते हैं अब, ठीक है। अब तक जो हमने देखा था उससे क्या हो रहा था, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करते थे, हम नेविगेट करते थे, हम सेलेक्ट करते थे जो हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड HTML का स्ट्रक्चर था उसके अंदर। अब आपको स्ट्रक्चर तक बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बॉडी टैग बनाइए और या फिर कोई भी एक टैग बनाइए और उसके अंदर बाकी सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो ये काफी यूजफुल चीज है और इसकी मदद से आप यार मतलब एक नई आपकी दुनिया बन जाएगी। आप उसके बाद में बहुत कुछ चीजें कर सकते हो सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। चलिए चलते हैं, इसको मैं करता हूँ बंद और यहाँ पे आ जाते हैं। इन सब एट्रीब्यूट्स वाली चीज़ों को हम कर देते हैं कॉमेंट और फिर यहाँ पे लिखते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्रिएट करेंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो क्रिएटिंग, सिर्फ क्रिएट नहीं करेंगे, हम रिमूव भी करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएटिंग एंड रिमूविंग, ऑल्सो अपडेटिंग द नोड एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहला टैग मैं आपको बताने वाला हूं जो कि है क्रिएट एलिमेंट। अब ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इसकी मदद से आप कोई भी टैग को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे और क्या करने वाला हूँ, मैं एक div एलिमेंट को क्रिएट करूंगा। तो div यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो ये UL टैग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और लिखेंगे, और यहाँ पे जो क्रिएट एलिमेंट है वो आपको एक एलिमेंट क्रिएट करके देगा, लेकिन वो डॉम के अंदर नहीं डालेगा। बेसिकली हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो ऐड नहीं हो रहा होगा, बस वो एक क्रिएट करके आपको किसी वेरिएबल में रिटर्न कर देगा। अभी मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, कॉन्स्ट और न्यू डिव, ठीक है। अब इस न्यू डिव के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्रिएट एलिमेंट यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और फिर हम इसमें अपने जो भी एलिमेंट का नाम है, टैग का नाम है, वो पास कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ div। तो ये हमारा एलिमेंट जो है वो बन चुका है। और यहाँ पर यार इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको आउटपुट दिख जाए। तो हाँ, अभी के लिए कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा डॉम में वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, डॉम में अभी हम ऐड करेंगे। तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यार यहाँ पर ये जो बॉडी टैग है हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं बॉडी टैग का, और बॉडी टैग को सेलेक्ट करने के लिए मैं सीधा ID का ही नाम लिख रहा हूँ और ID ग्लोबल वेरिएबल है, आप समझ गए, है ना।
फिर एक हमारा मेथड है जिसका नाम है अपेंड, जिसकी मदद से आप किसी भी नोड को सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसके अंदर उस पर्टिकुलर नए वाले एलिमेंट को ऐड कर सकते हो अपेंड की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अपेंड और फिर मेरे को करना क्या है, मेरे को वो पर्टिकुलर जो भी हमने नोड को क्रिएट कर रहे हैं वो पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा div, सेव करते हैं और अब आप देख सकते हो यार यहाँ पर कुछ भी नया आया नहीं है। अब अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं और तो अभी तक यार यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने अपेंड किया है जो कि लास्ट में हमको अपेंड कर रहा है। बेसिकली स्क्रिप्ट टैग के भी बाद में हम देख सकते हैं एक div दिख रहा है। अब आप बोलोगे यार ये तो खाली div है, अब अगर हम ऐसे खाली चीज़ें ऐड कर भी पाए तो क्या फ़ायदा। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो इसके अंदर भी और मतलब चाइल्ड को भी अपेंड कर सकते हो, जैसे कि div के अंदर आप कोई नया एक टैग बना के अपेंड कर सकते हो। मैं एक बी टैग को अपेंड करके आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट या फिर हम एक टेक्स्ट नोड ही बना देते हैं। तो टेक्स्ट नोड के लिए भी आपको एक एलिमेंट मेथड दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट जो भी ऐड करना है वो पास करना होगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नमस्ते वर्ल्ड और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको बेसिकली पास कर देंगे हमारे न्यू div के अंदर। तो न्यू div डॉट अपेंड चाइल्ड। अब जैसे ही मैं अपेंड चाइल्ड करूँगा ना तो ये जो div है टैग उसके अंदर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपेंड चाइल्ड न्यू टेक्स्ट, सेव करते हैं और अब आप देख सकते हो नमस्ते वर्ल्ड हमको लास्ट में दिख रहा है क्योंकि हमने अपेंड का यूज़ किया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपेंड एक इकलौता फंक्शन है, यहाँ पे और भी और बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि बिफोर। तो एक बार बिफोर को यूज़ करके देखते हैं। पहले मैं आपको प्रिपेंड का यूज़ करके दिखा देता हूँ। अपेंड का मतलब क्या है, वो नीचे ऐड कर रहा है। प्रिपेंड का मतलब है वो ऊपर ऐड करेगा। अभी आपने देखा ये नमस्ते वर्ल्ड नीचे है, अभी ये सबसे ऊपर चला जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेंड, सेव किया, अब आप देख सकते हो नमस्ते वर्ल्ड ऊपर चला गया। सिमिलरली अगर आपको उस पर्टिकुलर नोड के पहले आपको अगर डालना है, अभी हम नोड के अंदर डाल रहे हैं, अगर आपको नोड के पहले डालना है मतलब बॉडी टैग के ऊपर कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप लिख दीजिए बिफोर। पहले तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बिफोर, सेव किया। अब आप देख सकते हो ये जो बॉडी है उसके ऊपर हमारा नमस्ते वर्ल्ड आ गया है। सिमिलरली आफ्टर भी है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टैग के बाद में उस टैग को ऐड करना है तो आप लिख दीजिए आफ्टर, सेव करते हैं और अब आप देख सकते हो नीचे आओगे ना तो ये div बॉडी के जस्ट नीचे हमारा ऐड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम बिफोर, आफ्टर, प्रीपेंड, अपेंड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और मेथड है जिसका नाम है रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ क्या करता है, उस पर्टिकुलर नोड को रिप्लेस कर देगा एक नए नोड से। यहाँ पर अगर मैं बॉडी को रिप्लेस करना चाहूँ तो हालांकि यार बॉडी इरिप्लेसेबल है, तो हम किसी और टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ इसको फर्स्ट div और फर्स्ट div के बाद में हम करेंगे क्या, इसको यहाँ से लेंगे कॉपी करके। ये एक वेरिएबल बन चुका है, आपको पता ही है ना। तो इस वेरिएबल को हम रिप्लेस करवा के देखेंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस विथ और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट div है वो गायब होने वाला है। अब जैसे मैंने सेव किया रिप्लेस हो गया वो नमस्ते वर्ल्ड से। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं और कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिमूव कैसे कर सकते हो। तो मान लो आपको ये फर्स्ट div को रिमूव करना है, रिप्लेस नहीं करना है, तो हम करेंगे क्या, इसको तो करते हैं हम कॉमेंट और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, अनकॉमेंट करता हूँ, फिर से यहाँ पे लिखूंगा मैं रिमूव और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा रिमूव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट div अब एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमने कर दिया है रिमूव। अब यार एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी नोड को जैसे सेलेक्ट करते हो ना, उसके बाद में उसको ऐड करना है, उसके अंदर कोई और HTML ऐड करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार एक नोड को क्रिएट करो और ऐड करो। आप सिंपली पूरे उस HTML के कोड को ही कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और फिर चेंज कर लो। कैसे, दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो हाल फिलहाल हम टेक्स्ट का एक बार देखते हैं। तो टेक्स्ट के लिए अगर मेरे को इसमें कोई टेक्स्ट डालना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यू div लिखूँगा और फिर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू वही हमारा नमस्ते वर्ल्ड लिख दूंगा। ठीक है, अब सेव करता हूँ और फिर से मैं इसको चालू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको अनकॉमेंट किया और इसको भी हमको कमेंट करना होगा, तो अब आप देख सकते हो नमस्ते वर्ल्ड हमारा आ चुका है। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको पूरा एक HTML का कोड डालना है तो आप टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे तो टेक्स्ट आएगा। तो इनर HTML, हाँ
इनर HTML का आप यूज़ करो और मैं ऊपर से कोई एक HTML का कोड उठा लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगा तो यार वो नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। मल्टीपल लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकटिक्स का। तो बैकटिक्स डाला, सेव किया और आप देख सकते हो वो चीज़ आपके नीचे अपेंड हो चुकी है, वहाँ से हटा दी है हमने। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम अपेंड कर सकते हैं, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। और बहुत सारे मेथड्स हमने देख लिए हैं, हालांकि इनको याद नहीं रखना है आपको। आप सिंपली गूगल कर लीजिए, MDN के अंदर जाओ, लिखो DOM मैनिपुलेशन, और जैसे ही आप लिखोगे तो आपको यार इसके अंदर पूरी APIs की लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आप बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को देख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर जो भी तरीके हैं वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। आप सिंपली आइए, देखिए। और अगर आपको MDN इतना अच्छा नहीं लगता है तो W3 स्कूल है, जो कि मतलब आपको काफ़ी सिंपल तरीके से विथ एग्जाम्पल चीज़ें दे रहा होगा। और इसके अंदर अगर आप आओगे तो आपको सिंपली कहीं पे भी आप जाइए, जैसे आपको एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं हम हाल फिलहाल, तो आप बस नेक्स्ट पे कीजिए और आपको पूरा यहाँ पर सारे मेथड्स मिल जाएंगे, पूरे उनके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो बस यार यहीं पे आप आके बाकी चीज़ें सीख भी सकते हो। कुछ नया आपको सीखना हो तो मैंने बेसिक्स आपके क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो यार ये तो हमने सारी चीज़ें खुद से करके देख ली। अब मैं आपको दूंगा एक छोटा सा टास्क। पहला टास्क यहाँ पर है क्रिएट एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है राइट एन इंटरफेस टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम यूजर इनपुट। तो पहले मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। /tasks के अंदर हमारा है क्रिएट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने खाली एक हमारा HTML का कोड है, इसके अंदर आपको एक इनपुट देना है, इनपुट टैग, या फिर कहीं से भी आप इनपुट ले लीजिए। आप इनपुट टैग यूज़ कर सकते हो, आप प्रॉम्प्ट मेथड होता है हमारा उसका यूज़ कर सकते हो, और कैसे भी आप इनपुट लीजिए और फिर जितने भी आप इनपुट ले रहे हो ना उसको कहीं पे स्टोर करवा के यहाँ पे हमको आउटपुट में एक लिस्ट फॉर्मेट में दिखाना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको इनपुट लेना आता ही है प्रॉम्प्ट फंक्शन से, और आपको क्रिएट करना भी आता है एलिमेंट। तो बस आपको इनपुट लेके स्टोर करवाना है और फिर उसको दिखाना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये एक आप टास्क करके दिखाइए, और एक और टास्क मैं आपको इसके साथ देता हूँ जो कि है क्लियर एलिमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारा OL जो टैग है उसको आपको क्लियर करना है, और ये क्लियर करना है एक फंक्शन की मदद से। यहाँ पे मैंने फंक्शन बना रखा है क्लियर, लेकिन उसमें कोड नहीं है। तो आपको सिंपली करना क्या है, अगर हम कोई भी जैसे कि हम किसी टैग को पास कर रहे हैं, तो उस टैग को जैसे ही हमने क्लियर फंक्शन में पास किया तो उस टैग को ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए वो टैग। तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है ये। आपको एक और मेथड लिखना है इसके अंदर और सिंपली उसको पास करना है और वो हो जाएगा। मेथड है आपका रिमूव, और वो कैसे करोगे वो आप जानते हो यार, आपको इतना तो आता ही होगा। अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। ठीक है, तो बस यार ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाद में जब हम कोड लिख रहे होंगे प्रोजेक्ट में तो आपको भी खुद से अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो काफ़ी आसान रहेगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक यार एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, और इसकी मदद से आप यार अपने पेजेस को बहुत ही डायनामिक बना सकते हो। मतलब मैंने आपके कोर्स के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम चीज़ों को क्लिक करते हैं और वो चेंज हो रही होती है, हम एनिमेशंस लगा देते हैं, हम स्क्रॉल के ऊपर भी कुछ एनिमेशंस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इवेंट्स की मदद से। अब इवेंट्स क्या है, तो इवेंट्स यार छोटे छोटे से सिग्नल्स होते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर हमको मिलते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई बटन को क्लिक किया तो ये एक छोटा सा सिग्नल है जिसको हम कहेंगे ऑन क्लिक सिग्नल, ऑन क्लिक इवेंट एक्चुअली। या फिर आपने अपने कर्सर को मूव किया तो उसको हम कहते हैं माउस मूव इवेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने कर्सर में अपने माउस में राइट क्लिक किया तो उसका नाम है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और वो भी एक इवेंट है। माउस में अगर आपने की अप करा या की डाउन किया तो वो भी एक अलग अलग इवेंट है। तो छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे सिग्नल्स हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है ना, हम इवेंट हैंडलर्स ऐड कर सकते हैं। अब ये इवेंट हैंडलर क्या है, तो इवेंट हैंडलर एक फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलर सिग्नल पे। तो जैसे आपने बटन दबाया तो क्या हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, वो हमारा इवेंट हैंडलर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इसको यूज करके देख लेते हैं। और इवेंट्स को डालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले तो चलते हैं, एक कोई बटन बना देते हैं, और ऑन क्लिक इवेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्योंकि वो सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटाते हैं। और अगर आपको याद है तो लेक्चर 2 के अंदर भी हमने इवेंट्स को देखा था। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। लेक्चर 2 में अगर मैं गया
तो यहाँ पे स्क्रिप्ट JS है और इसके अंदर हमने क्या किया था, क्लिक किया तो हमारा स्टूडेंट का नाम पूछ रहा था वो ऐप, और उसके अंदर जैसे ही हमने नाम लिखा तो वो हमारे उस बटन में ऐड हो जाता है। तो ये चीज़ हमने इसके अंदर करके देखी थी, है ना। तो वही चीज़ अभी हम खुद सीख रहे हैं और अब मैं आपको बताता हूँ ऑन क्लिक क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बटन डाल दूंगा। तो मैंने लिखा बटन और इसको एक ID दे देते हैं ताकि सबसे इजीली हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ID मैं दे देता हूँ क्लिक बटन, और जैसे ये बनेगा इसके अंदर मैं नाम लिख रहा हूँ क्लिक मी और सेव करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट जो है वो चेंज हो गया। इसके अंदर एक और फर्स्ट डिव आ रहा है, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। तो सारी चीज़ें मैंने कमेंट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक इवेंट डालेंगे। अब इवेंट डालने के सबसे एकदम ईजी जो मेथड है वो है आप इवेंट का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर जो भी आपको इवेंट लगाना है। तो बटन के अंदर मैं ऑन क्लिक का यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, और जैसे ही देखो मैंने ऑन लिखा ना तो बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स आ गए हैं। ऑन माउस अप, ऑन माउस व्हील, माउस के अंदर जो हमारी व्हील होती है, तो हर छोटे छोटे सिग्नल पे आप यहाँ पर इवेंट डाल सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्या ऑन क्लिक लगाते हैं। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, इज इक्वल टू के अंदर, मतलब इस ऑन क्लिक के अंदर आपको एक फंक्शन का नाम लिखना है जो भी हमारा चलने वाला है इस क्लिक पर। तो यहाँ पे मैं अलर्ट फंक्शन लगा रहा हूँ। अलर्ट फंक्शन हमको बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मिलता है window.alert करके, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसके अंदर हम करवा देते हैं अलर्ट नमस्ते वर्ल्ड। ठीक है, और जैसे ही अब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे हमको क्लिक करना होगा, तो मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, और अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, नमस्ते वर्ल्ड हमारा आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक तरीका। एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर इवेंट को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ इवेंट्स। ठीक है, फिर हम इसको सेलेक्ट करके डॉट लिखो और जो भी अपना एट्रीब्यूट का नाम है सेम टू सेम वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि हमको ऑन क्लिक, तो इसके अंदर हम एक नया फंक्शन बना देते हैं और फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें हम लिखेंगे हमारा जो भी हमको करना है। यहाँ पे मैं अलर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अलर्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना यार, आपको इसमें एक फंक्शन का रेफरेंस पास करना है। मतलब मान लो अगर आपने इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया होता और इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉल मी, तो आपको यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप एक फंक्शन पास कर रहे हो, कॉल वो वहां अंदर जाके होगा, जब वो ऑन क्लिक होगा तब वहां पे कॉल हो रही होगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सेव करता हूं और अब हम इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग आ रहा है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम यूज करते हैं एक और तरीका जो कि सबसे अच्छा तरीका है, जिसका नाम है इवेंट लिसनर। तो ऐड इवेंट लिसनर करके एक मेथड है, हम उसका यूज करेंगे। और ये मेथड मैंने स्क्रिप्ट वाले वो जो हमारे लेक्चर 2 के अंदर जो एग्जांपल था उसमें भी यूज किया था, ऐड इवेंट लिसनर, आप इसको देख सकते हो, है ना। तो पहले तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ इवेंट्स, और अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन को, सॉरी उस एलिमेंट को। तो वो था हमारा क्लिक बटन। अब हम इसमें उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो भी हमको यहाँ पे जैसे ऑन क्लिक हमको यूज करना है, तो हम ऑन क्लिक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और फिर आप इसमें एक फंक्शन को पास करोगे। अब फंक्शन आपको कॉल नहीं करना है, पास करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने कॉल कर दिया तो वहीं पे कॉल हो जाएगा, वो चीज चलेगी नहीं। अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो ऊपर आ जाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं पहले, फंक्शन, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ कॉल मी। और अब हम इसके अंदर अलर्ट डाल देते हैं, फिर से अलर्ट, और अलर्ट में मैं लिख रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और फिर हम इसको सेव करते हैं और अब इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कॉल मी करके। पास नहीं, मैं कॉल कर रहा हूँ। डिफरेंस दिखाते हैं, पहले कॉल मी को कॉल करके देखते हैं, फिर हम इसको पास करके देखेंगे। सेव किया तो आप देख सकते हो यार, बिना मैंने बटन दबाए ये जो हमारा अलर्ट है वो आ रहा है। लेकिन अगर मैं पास करूं तो हमारे बिना दबाए नहीं आएगा, जैसे ही हम दबाएंगे तब वो कॉल होगी और तब हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा होगा। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। गलती से भी आप यहाँ पर कॉल की जगह पास की जगह कॉल मत कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम एक और तरीका देख लेते हैं जो कि बेस्ट तरीका है इवेंट्स को ऐड करने का। तो वो है एक मेथड को आप यूज कर सकते हो जिसका नाम है ऐड इवेंट लिसनर। तो उससे पहले एक बार मैं आपको लेक्चर 2 में ले जाता हूँ।
यहाँ पर भी हमने इस ऐड इवेंट लिसनर जो मेथड है इसी का यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम फिर से हमारे कोड में आ जाते हैं और अब मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर क्लिक बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर पास करेंगे सबसे पहले तो उस इवेंट का नाम। यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक और फिर कॉमा लगा के हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को पास करेंगे जो भी आपको कॉल करना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने कॉल मी, और फिर से यार यहाँ पे भी आप कॉल मत कर दीजिएगा, कॉल किया तो वो वहीं पे चल जाएगा हमारा फंक्शन और वो मतलब रन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और क्लिक करके देखते हैं। तो पहले तो आया थैंक्स फॉर वॉचिंग, जैसे मैंने ओके किया दूसरी बार आया थैंक्स फॉर वॉचिंग और वो चला गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमने ऊपर भी तो एक अलर्ट डाला है, वो तीसरा वाला अलर्ट क्यों नहीं आ रहा है जो कि हमने सबसे पहले डाला। तो यार ये जो एट्रीब्यूट्स है ना वो अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर आपने ऑन क्लिक ये वाला डाल रखा है और फिर आपने यहाँ पे भी ऑन क्लिक डाला है तो वो दूसरा वाला रिप्लेस हो गया। अगर मैं इसको कॉमेंट कर दूँ, फंक्शन को नहीं खाली इसको अगर हम कॉमेंट कर दे और सेव करें, फिर मैं इसको क्लिक करूं तो अब आप देख सकते हो वो ऊपर वाला एट्रीब्यूट जो है उसका फंक्शन आ रहा है नमस्ते वर्ल्ड और फिर आ रहा है सीधा ऐड इवेंट लिसनर का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आप एट्रीब्यूट को लिख देते हो तो वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले यार एक और चीज, इसके अंदर ऐड इवेंट लिसनर जब आप यूज करते हो ना तो वहां पर आप मल्टीपल कॉल्स कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैंने ऑन क्लिक को 2-3 बार यहाँ पे लिख दिया और दूसरे के अंदर मैंने कोई और फंक्शन डाला, जैसे कि हम यहाँ पे एक अलर्ट डालते हैं थैंक यू, मैं इसमें लिख देता हूँ थैंक्स लिख देता हूँ खाली, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो अब गेस करो यार क्या आएगा। यहाँ पर ये जो तीसरी कॉल है ना थैंक्स की, सिर्फ यही आएगी और फिर हमारा सीधा कॉल में ये जो ऐड इवेंट लिसनर है वो आ जाएगा, है ना। पहले आया थैंक्स और फिर आया थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर पा रहे हो। तो मल्टीपल टाइम्स अगर आपको यूज करना है एक ही फंक्शन को या अलग अलग फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर इवेंट पे, तो आप ऐड इवेंट लिसनर का यूज कीजिए। इसमें आप मल्टीपल टाइम्स ही अगर अपने फंक्शन को कॉल करोगे, अपने इवेंट में कॉल करोगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको हम करते हैं यहाँ से रिमूव और इसको भी मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन डाल रहा हूँ थैंक्स। तो पहले तो हमारा ये कॉल होगा और फिर दूसरे में हमारा थैंक्स कॉल होगा। पहले होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, उससे भी पहले हमारा नमस्ते वर्ल्ड हो रहा है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर थैंक्स, ठीक है। तो आई होप इवेंट लिसनर भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब यार ये तो हमने देखा ऐड इवेंट लिसनर। सिमिलरली हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है रिमूव इवेंट लिसनर। तो रिमूव कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे आप लिखो क्लिक बटन डॉट रिमूव इवेंट लिसनर और फिर हम इसके अंदर पास करेंगे अपने इवेंट का नाम और जो भी आपका फंक्शन था वो। तो यहाँ पर कॉल मी हमारा फंक्शन था, है ना, तो मैंने लिखा कॉल मी, किया सेव। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो नमस्ते वर्ल्ड आ रहा है ऊपर से, उसको हम हटा ही देते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। फिर हम देखते हैं इसकी कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया रिमूव और अब हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे आया थैंक्स। थैंक्स कहाँ से आ रहा है, तो यार आप देख सकते हो 2 इवेंट लिसनर हमने ऐड किए थे, जो कि पहला वाला है वो रिमूव हो गया है इसलिए उसका कॉल नहीं आ रहा है, बट दूसरे वाले का आ रहा है। तो दूसरे वाले को भी रिमूव करके देखते हैं। सेम चीज मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, है ना, इसको यहाँ से किया कॉपी और कर देते हैं नीचे पेस्ट, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिमूव। ऐड तो हमने कर लिया है ना, तो हमने लिखा रिमूव, सेव करते हैं। अब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो थैंक्स फिर भी आ रहा है। अब आप बोलोगे हमने तो यार रिमूव कर लिया, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले में तो आपने फंक्शन के रेफरेंस को पास किया था, लेकिन जब आपने दूसरी बार एक फंक्शन यूज किया तो आपने एक एनोनिमस फंक्शन पास कर लिया है और ये फंक्शन जो है वो आपने दूसरी बार जब पास किया तो फिर से बदल गया। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है उसका जो मेमोरी में रेफरेंस है वो अलग है और इस फंक्शन का जो रेफरेंस है वो अलग है। ये दोनों एक अलग अलग फंक्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। जबकि अगर मैं कॉल मी की बात करूं, क्योंकि वो एक ही जगह डिफाइन हुआ था और 2 जगह हमने सिर्फ पास किया है, तो उसके जो रेफरेंस है वो सेम है और इसकी वजह से आप रिमूव कर पा रहे हो। तो कभी भी आप इस तरीके से रिमूव नहीं कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कभी रिमूव मत करना। और मैं तो कहता हूं कि कभी भी इवेंट लिसनर्स को यूज करते हो तो एक अलग से फंक्शन बना के फिर ऐड कर लिया करो। ये बेस्ट तरीका है इवेंट लिसनर्स को यूज करने का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम देखते हैं दिस का रेफरेंस
इवेंट लिसनर्स के अंदर, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, कॉल मी के अंदर आऊंगा, console.log दिस करूंगा और देखेंगे यार दिस कहाँ रेफरेंस कर रहा है। सेव करते हैं और जैसे ही हम कंसोल में आएंगे, क्लिक मी करेंगे तो हमारा जो कंसोल है वो अभी खाली है, इसमें कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं, क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया। तो यार इसको तो करना पड़ेगा कमेंट, जब भी तो हमारा कॉल चलेगा, है ना। और इसको भी कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और अब जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन आ रहा है हमारे कंसोल के अंदर। अब जब भी आप किसी भी इवेंट को जिस भी एलिमेंट से कॉल करोगे ना, तो दिस का रेफरेंस उस पर्टिकुलर इवेंट का हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। जिस भी एलिमेंट से आपने उस पर्टिकुलर इवेंट को कॉल किया है, उस फंक्शन को कॉल किया है, वो उसका रेफरेंस बन जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट। इस केस में यहाँ पे बटन कॉल कर रहा है ऑन क्लिक पर, तो बटन रेफरेंस है दिस का, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है कि आप यार इवेंट का ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। कैसे? तो इवेंट का ऑब्जेक्ट क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो इवेंट का ऑब्जेक्ट आपको बताएगा सबसे पहले तो वो इवेंट कहाँ से कॉल हुआ है, ठीक है। और फिर वो इवेंट का ऑब्जेक्ट आपको बताएगा कि वो किस टाइप का है, जैसे कि क्लिक, कर्सर अप, तो ये सारे जितने भी टाइप्स है वो वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ में आपको कर्सर का जो कोऑर्डिनेट है, जहां पे आपका कर्सर पड़ा है उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर, वो भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इवेंट बेसिकली ऑटोमेटिकली हर फंक्शन में पास हो रहा होता है। जब भी आप ऐड इवेंट लिसनर से या कोई भी एट्रीब्यूट है, जिस भी तरीके से आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वहां पर अगर आप ऊपर ई लिख दो या फिर इवेंट लिख दो, कोई भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगर आप लोगे तो पहला आर्ग्यूमेंट आपका इवेंट ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इवेंट और इस इवेंट को कर देते हैं कंसोल, सेव करते हैं। और अब इसके अंदर पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो है टाइप, फिर दूसरा है हमारा करंट टारगेट, जो कि बेसिकली वो बटन होगा, है ना। और एक सेकेंड में पहले टारगेट लिख देता हूँ, हाँ। और एक और चीज है यहाँ पर क्लाइंट वाई और क्लाइंट एक्स, ठीक है। ये बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है हमारे जो कर्सर है उसके, ठीक है। सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे 37 आ रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको ठीक, और करंट टारगेट की स्पेलिंग सही है, तो आई होप ये आउटपुट में आ जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो क्लिक हमारा टाइप है, बटन जो हमारा टारगेट है, जो कि मैंने अभी बताया दिस के अंदर होता है, जो भी दिस में होगा वही हमारा करंट टारगेट होने वाला है। फिर 19 और 38 पर्टिकुलर वो एक्स और वाई एक्सिस है। तो जैसे कि मैं यहाँ से दबाऊंगा तो 24 आया, यहाँ से दबाऊंगा तो 21 आ गया, ऊपर लेके जाएंगे तो 11 हो गया। तो वो एक्स और वाई एक्सिस है हमारे कर्सर की विंडो से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इस वीडियो को यार यहीं समाप्त करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा, तब आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि तब हम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस करेंगे कि ये कहाँ काम आते हैं। अब तक हमने सिर्फ इन डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ा है, अब हम देखेंगे उसको यूज़ करके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल श्योरली कैच यू अप गाइस इन द नेक्स्ट वन।